हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई क्यू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिज़िक्स के न्यूमेरिकल का प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन। दोस्तों, ये न्यूमेरिकल्स अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास और देख लेते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा गया है कि 20 न्यूटन, ये एन न्यूटन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करना पड़ता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि हमें जो न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ दी गई हैं, सबसे पहले हमें वो नोट डाउन कर लेनी है कि वो कौन सी चीज़ की किस चीज़ की वैल्यू है। फिर हम फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसमें पुट ऑन कर देंगे वो वैल्यूज़। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ, 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन क्या होता है, बल है। तो यहाँ एफ़ की वैल्यू दी गई है। ठीक है दोस्तों, एफ़ इक्वल्स टू कितना है, 20 न्यूटन। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करने के लिए, यानी कि ये क्या दिया गया है, विस्थापन या दूरी दी गई है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, एस, ये विस्थापन है हमारा एस, ये कितना दिया गया है, 2 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये न्यूटन है, ये मीटर है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं 20 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो 20 जूल का हमें कार्य करना पड़ता है, तो डब्ल्यू बराबर कितना दिया गया है, 20 जूल। ठीक है दोस्तों, 20 जूल दिया गया है। अब पूछा गया है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण याद कीजिए। तो दोस्तों, अब हमें इतनी वैल्यू दी गई है और अब हमें देखना है अपना फॉर्मूला। ठीक है, जब हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं या हमें न्यूमेरिकल्स करने नहीं आते हैं जिन लोगों को, उन लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी है। जिनको आते हैं वो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों, जिनको नहीं आते हैं उनको क्या कर लेना है, स्टार्टिंग में पहले आपको ये चीज़ें लिख के रख लेनी है। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे। तो दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कार्य का जो फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, एफ एस कोस थीटा होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्य की, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। ये बल है, ये विस्थापन है, और ये इनके बीच का क्या होता है, कोण का कोसाइन वैल्यू लेनी होती है हमें। तो अब हम क्या रख देते हैं, ये सारी वैल्यू जो हमें दी गई हैं पुट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, डब्ल्यू की वैल्यू 20 दी गई है। ठीक है, और एफ़ की वैल्यू कितनी दी गई है, ये भी 20 दी गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एस की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 मीटर दी गई है, और इनटू ये कोस थीटा है। थीटा की ही वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों, ये 20 से 20 से यहाँ कट जाएगा, और यहाँ ये 2 है, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो दोस्तों, कोस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस की टेबल में। तो कोस की टेबल में जो 1/2 वैल्यू होती है वो हमारी होती है 60 की। ठीक है दोस्तों, कोस 60 की वैल्यू होती है। तो दोस्तों, यहाँ कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ काटेंगे नहीं, कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 60 डिग्री हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमें क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी मैं बिल्कुल स्पीड थोड़ी कम रख रहा हूँ अपनी, ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद हम स्पीड इंक्रीज़ करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण, देखिए दोस्तों, बीच का कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। दोस्तों, ऋणात्मक कार्य की बात करी गई है, तो ऋणात्मक कार्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बीच का कोण क्या होना चाहिए। अब हमें वही फॉर्मूला रखना है कि डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। तो अगर ऋणात्मक कार्य हमें लेना है, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आनी चाहिए, तो यहाँ कोस थीटा की क्या वैल्यू हम रखें। देखो दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। अगर कोस 45 रखते हैं तो कोस 45 की जो वैल्यू होती है, कोस 45 1 बाई कितनी होती है, √2 होती है। तो 1/√2 से तो ये डब्ल्यू नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 0 अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 0 पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 पर, ये यहाँ 1 पर भी नहीं आएगा हमारा नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री का अगर हम बात करते हैं तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है ये 0।
ठीक है दोस्तों। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव नहीं आएगा, बचा हुआ है 180। तो 180 कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो दोस्तों जब हम इसमें कोस 180 की वैल्यू रखेंगे -1, तो डब्ल्यू कैसा हो जाएगा? हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ जाएगा एफ एस जो भी वैल्यू दी गई होंगी, और इनटू में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये -1 यहाँ, इसका माइनस मैंने पहले रख दिया है, तो दोस्तों यहाँ ऋणात्मक होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना, कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन का है। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया है? डब्ल्यू दिया है, कार्य कितना दिया है? 56 जूल। ठीक है दोस्तों, 56 जूल दिया हुआ है, और उस पर क्या दिया गया है? कार्य, सॉरी कार्य तो है, बल, बल मीन्स एफ दिया गया है 7 न्यूटन का। ठीक है दोस्तों, 7 न्यूटन का हमें यहाँ बल दिया गया है। तो पूछा क्या है हमसे? विस्थापन पूछा गया है। तो विस्थापन हम क्या निकालेंगे? देखिए, जो W बराबर होता है, W बराबर एफ एस होता है, यही है। एफ क्या है? बल, और एस क्या है? विस्थापन। तो यही वैल्यू हमें दी गई है, इसमें वैल्यू पुट ऑन कर लेंगे। W की वैल्यू कितनी है? 56 है, इक्वल्स टू एफ की वैल्यू 7 है, और इनटू हमसे एस की वैल्यू पूछी गई है। तो इससे 7 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा एस? 7 8 56, तो एस इक्वल्स टू कितना जाएगा? 8 मीटर। ठीक है दोस्तों, यूनिट का भी हमें ध्यान रखना है। अगर सारी यूनिट एम के एस पद्धति में दी गई हैं तो हमें एम के एस वाली ही लेनी है, सी जी एस वाली में दी गई हैं तो सी जी एस वाली लेनी है। ठीक है, कोई अगर हमें चेंज करने की ज़रूरत है तो हम वो चेंज करेंगे, तभी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 मीटर हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। ठीक है दोस्तों, 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो दोस्तों जो कूली है, यहाँ ध्यान से समझना, एक कूली 500 न्यूटन का भार उठाता है। ठीक है दोस्तों, ये 500 न्यूटन का भार है। ठीक है, और जो भार होता है वही क्या होता है? एक तरह से बल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये मान लो यहाँ क्या है? ये कूली है। ठीक है, ये कूली है, और इसके ऊपर यहाँ एक वो भार उठा रहा है। तो ये जो भार है, ये भार अपना भार, इसका जो वेट होगा वो किस तरफ होगा? नीचे की तरफ लगाएगा ये। ठीक है, तो ये जो भार होगा नीचे की तरफ बल लगाएगा, तो यही हमारा बल है। यहाँ जो भार होगा वही बल होगा, यानी कि जो 500 न्यूटन है ये हमारा बल है। अब नीचे की तरफ लगा रहा है, और उसे लेकर कितनी दूरी तक विस्थापित हो रहा है? वो 100 मीटर तक। कितने भी दूरी तक हो रहा है? 100 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके 100 मीटर, इधर 100 मीटर तक विस्थापन कर रहा है वो। तो अब आप हमें बताइए कि इसके बीच में जो लगाया गया बल है और जो विस्थापन है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल हुआ? 90 डिग्री का एंगल हुआ ना। तो जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो अब हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं कि W बराबर एफ एस कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, W बराबर एफ एस कोस थीटा है, तो W बराबर कितना आ जाएगा? F कितना है हमारा? देखिए F 500 है। ठीक है, इतना ही बल लगाया गया है, और S है कितना? 100। तो और कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोस थीटा कितना है? 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और जब 0 से हम किसी चीज़ की गुना करते हैं तो W बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है दोस्तों, तो कितना कार्य करेगा वो? 0 कार्य करेगा। ठीक है, जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण हो तो वहाँ कार्य 0 होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कूली ज़मीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। दोस्तों उसने क्या किया? ज़मीन से उठाया और ऊपर सर की तरफ रखा। ठीक है, जब वो उसने ऊपर रखा है तो सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। तो जब हम ये ऊपर उठा के रख रहा है, ऊर्ध्वाधर रख रहा है, तो दोस्तों इसमें यहाँ एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, तो वही होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो W जो होगा यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, W की वैल्यू जो होगी वो होगी mgh। ठीक है दोस्तों, mgh होगी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध या गुरुत्वाकर्षण के दिशा में कार्य किया जा रहा हो। तो m कितने दिया हुआ है? 20 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, m दिया हुआ है 20 किलोग्राम। g कितना दिया हुआ है? g 10 मीटर यहाँ दिया हुआ है, ये है, तो 10 मीटर रखेंगे, और h कितना है? 2 मीटर। हाइट मतलब 2 मीटर है। ठीक है, तो 2 मीटर ज़मीन से ऊपर रख रहा है, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी? ये हो जाएगी 400। ठीक है दोस्तों, इनकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 जूल। ठीक है, 400 जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि एक हवाई जहाज़
4000 मीटर की दूरी तय करता है। दोस्तों हवाई जहाज़ है, 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं एक बार हम देख लेते हैं कि दूरी दूरी दी गई है, यानी कि विस्थापन एस दिया गया है 4000 मीटर का, और हमें क्या दिया गया है, कार्य दिया गया है डब्लू 20,000 का, 20,000 जूल, और बल की हमसे पूछा गया है, एफ़ की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों W बराबर एफ एस अप्लाई करेंगे, पेन चेंज कर लेंगे हम यहाँ। तो W बराबर F इंटू एस। डब्लू कितना दिया गया 20,000, यहाँ 20,000 हम रखेंगे, इक्वल्स टू एफ़ कितना है हमारा, एफ़ पूछा गया है और एस कितना है 4000 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और 4 से 4 पंजे 20, तो एफ़ बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, एफ़ बराबर 5 न्यूटन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा। तो दोस्तों अभी पहले क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कार्य शून्य तब होता है जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल होता है तो कार्य शून्य हो जाता है, तो इसमें कोई समझाने जैसी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, यानी कि F इक्वल्स टू कितना है 20 न्यूटन। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य, यानी कि S दिया गया है 4 मीटर और W पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, वस्तु बल की ही दिशा में 4 मीटर, तो W बराबर एफ एस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, W बराबर एफ एस, तो W इक्वल्स टू एफ़ कितना है 20 इंटू एस कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 80, और W का मात्रा क्या होगा जूल। तो यहाँ 80 तो सारे हैं लेकिन जूल कौन सा है, ये वाला, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारे गति के समीकरण के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हमें गति के समीकरण पता होने चाहिए पहले। गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं, 3 समीकरण होते हैं, मैं लिखवा देता हूँ आपको। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है दोस्तों, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, आप देख लीजिए, फिर मैं बताऊँगा इनमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या चीज़ होती हैं। दूसरा होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड समीकरण हमारी होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या कौन सी चीज़ क्या होती है ये समझ लेते हैं हम एक बार। देखिए दोस्तों, जो v होता है हमारा अंतिम वेग। ठीक है दोस्तों, अंतिम वेग, और u होता है स्मॉल u, ये होता है प्रारंभिक वेग। ये क्या होता है, प्रारंभिक वेग। नेक्स्ट हम बात करते हैं a की, तो a होता है हमारा त्वरण, a क्या होता है त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं t की, तो t तो सभी को पता होता है, t क्या होता है समय। ठीक है, t है यहाँ समय, और जो s है ये s है दूरी, s बराबर क्या है दूरी या विस्थापन होगा यहाँ। तो यही सारे के सारे टर्म्स यहाँ यूज़ किए गए हैं और ये सारे के सारे मैंने बता दिए आपको, तो याद रहेगा। गति की फर्स्ट समीकरण क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और सेकंड होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है दोस्तों, ये याद रहेंगी। चलिए अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, एक कार का वेग 5 सेकंड में, यानी कि t दिया गया है, t कितना दिया गया है 5 सेकंड। ठीक है दोस्तों, 5 सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। तो दोस्तों अब यहाँ देखना, यहाँ एक गड़बड़ और हो गई है जो क्वेश्चन में दी है। वो क्या है कि समय सेकंड में दिया है और जो चाल है हमारी या वेग जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो दोस्तों हमें यूनिट सेम करनी पड़ेंगी।
हम आंसर के अकॉर्डिंग जाते हैं। मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो हमें इनको सेकंड, इन दोनों को हम क्या बना लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है, तो प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u इक्वल्स टू है हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और v इक्वल्स टू कितना है, v है हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, या तो इनको यहीं अलग अलग चेंज कर लो, या फिर हम उसमें जाके एक साथ इनको कंपाइल करके फॉर्मूले में रख के तब एक ही बार में कर लेंगे। तो फॉर्मूला अब हम देखते हैं, और पूछा क्या गया है, त्वरण की गणना की पूछी गई है। तो दोस्तों इन चारों वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें लगानी है। अभी कौन सी समीकरण हम यहाँ सेटिस्फाई करेगी। तो दोस्तों फर्स्ट समीकरण कौन सी थी हमारी, उसे देखते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें चारों की चारों ये हमारे वैल्यू आई है, और इनमें से 3 की वैल्यू दे रखी है, v दे रखा है, u दे रखा है और t दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, a, तो यहाँ हम इसमें रखेंगे और a निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। तो देखिए दोस्तों, v की वैल्यू कितनी है 36, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, याद रखना। u की वैल्यू कितनी है, u की 18 है, तो 18 यहाँ रखेंगे, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। a की बात कर लेते हैं, a हमसे पूछा ही गया है, और t कितना है, t है हमारा 5 सेकंड। दोस्तों ये सेकंड में है, तो ये जो 18 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 36 माइनस 18, अब ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये किस में है, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये आपस में घट जाएंगे। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5a। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब हमें चेंज करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से थी। ठीक है दोस्तों, 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों हम पहले इसमें से इसे माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, और इसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसमें गुना करेंगे। 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और उधर कितना है 5a। तो ये यहाँ से 5a इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ चुका है, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है दोस्तों, त्वरण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और त्वरण का मात्रक कितना होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, या ये जो प्रति वाले होते हैं इन्हें हम माइनस में भी रख सकते हैं, तो मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है, साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए दोस्तों 30 सेकंड दिया हुआ है, टाइम कितना हुआ है 30 सेकंड। नेक्स्ट है 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है। ठीक है दोस्तों, 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है, और कहाँ से, अचल से। देखिए दोस्तों ये वाली जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस टर्म से हमें पता लगेगा कि इसका जो प्रारंभिक वेग था u वो कितना था 0, क्योंकि वो अचल से कह रहा है। और v कितना हो गया उसका 60 मीटर प्रति सेकंड, कितना हो गया 60 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, त्वरण की हमें गणना करनी है, तो a हमें बताना है, वही हमारी पहली समीकरण काम करेगी इसमें। तो पहली समीकरण क्या थी हमारी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है दोस्तों, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू तो यहाँ 0 है, u तो हमारा क्या है 0, तो v इक्वल्स टू ये 0 रखेंगे, प्लस a कितना है, a पूछा गया है, t कितना है 30 सेकंड है, और v की भी अगर हम यहाँ वैल्यू रख दें, v की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो v की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है दोस्तों, v की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 इक्वल्स टू 30a आ जाएगा, और 30 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार, 2 बार जाएगा, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, और दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, यानी कि मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्थिर अवस्था से देखिए दोस्तों, स्थिर अवस्था है तो u इक्वल्स टू कितना है 0। शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, a इक्वल्स टू दिया है 3, ठीक है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। t इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 8 सेकंड। अभी हम देख लेते हैं, इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी याद कीजिए। दोस्तों दूरी पूछी गई है, यानी कि s की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें वो बतानी है। देखिए कैसे याद करेंगे, अब इसमें कौन सी हमें इक्वेशन लगानी है वो हम देख लेते हैं, कौन सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ काम होगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि दूरी पूछी गई है तो पहली इक्वेशन में तो दूरी का जिक्र नहीं है,
तो पहली इक्वेशन काम नहीं करेगी। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं, हमारी दूसरी इक्वेशन क्या थी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, u हमें दिया गया है, t हमें दिया गया है, a हमें दिया गया है, t हमें दिया गया है और s पूछा गया है। तो ये यहाँ हमें हमारी काम कर जाएगी। तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, u ज़ीरो है तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो इंटू टी प्लस की अगर हम बात करते हैं तो हाफ a कितना है, a है दोस्तों 3, तो मल्टीप्लाई 3 इंटू टी कितना है 8 है, तो 8 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर है तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे ये इसे काटेंगे, कितना बार चलेगा 4 बार, और ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और तिया 96। ठीक है दोस्तों, तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 96। ठीक है, 96 मीटर, s दूरी है तो 96 मीटर होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर, ठीक है दोस्तों, 5 सेकंड में टी हमें दिया गया है, टी हमें दिया गया है 5 सेकंड, और ए एक समान त्वरण है, ए कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति चल रही है। ठीक है दोस्तों, 5 से 10 यानी कि ये u है और ये v है, दोनों चीज़ें दी गई हैं। u कितना है, u है हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड, और u कितना है हमारा, u है 10, सॉरी ये तो u था, ये v है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा v, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, हाँ, ये क्या है v, v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो कार द्वारा तय की गई हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो दोस्तों कार द्वारा तय की गई जो दूरी होगी उसके लिए हम कौन सी समीकरण हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम लगाते हैं तो s u हमारे पास है, t हमारे पास है, ठीक है दोस्तों, हाफ ए टी सारी चीज़ें हैं, तो a नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है हमारे पास, a नहीं है, तो a हम कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, a निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a क्या होता है, त्वरण होता है, और त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u। ठीक है दोस्तों, जहाँ पहुँची है और कितने समय में पहुँची है, यानी कि बटे में कितना रखेंगे t, तो ये होता है त्वरण। तो अंतिम वेग कितना है इसका 10, प्रारंभिक वेग कितना है 5, और समय कितना है 5 सेकंड। ठीक है दोस्तों, 5 सेकंड का समय लगा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 5 से इसे काटेंगे, हाँ काटेंगे, 5 सेकंड है ना, हाँ ओके 5 सेकंड ही है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ हमारा a आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, और 5 से 5 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम रखते हैं इस फॉर्मूले में, अब हमारे पास a की कमी थी जो हमने निकाल लिया है, तो s इक्वल्स टू यू कितना है हमारा 5, t कितना है हमारा 5। ठीक है दोस्तों, 1/2, a कितना है, a हमने निकाला था 1, और t कितना है हमारा ये कहाँ है, टी 5, ये वाला 5, तो इसका स्क्वायर करना है तो 2 बार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं कि कितना आएगा कैलकुलेशन से। 5 पंजे हो जाता है 25 प्लस ये 5 पंजे 25, और 25/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ के कितना आएगा 25 और 12.5 कितना होते हैं हमारे 37.5 या 37.5। ठीक है दोस्तों, 37.5 मीटर आएगा आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको करा रहा हूँ, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लीज़ माइंड ना करें और ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग की से त्वरित हो जाती है, तो त्वरण हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों 150 किलोग्राम की दी गई है, यानी कि हमें m दिया गया है 150 किलोग्राम, ठीक है, और t दिया गया है 5 सेकंड दिया हुआ है, और ये है हमारा प्रारंभिक वेग और ये है अंतिम वेग। तो v इक्वल्स टू कितना है, v इक्वल्स टू है हमारा 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, v अंतिम वेग, और u कितना दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नहीं होगा दोस्तों ये। ठीक है, तो अभी हमें बताना क्या था, त्वरण बताना था a। तो दोस्तों त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है
त्वरण में क्या हमें m की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है। हमें केवल किसकी ज़रूरत है? त्वरण की ज़रूरत है, और त्वरण निकालने के लिए हमें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग और समय की ज़रूरत होती है। तो v माइनस यू बटे में t। ठीक है दोस्तों, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय, ये होगा हमारा त्वरण। तो अंतिम वेग 16 है, प्रारंभिक वेग 6 है, और बटे में समय कितना है? 5। तो 16 माइनस 6 10, 10 बटे 5 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 2। ठीक है दोस्तों, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कौन सा है हमारा? ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 15 किलोग्राम द्रव्यमान, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। ठीक है दोस्तों, m दिया गया है 15 किलोग्राम, और दूसरी चीज़ क्या दी गई है? हमें वेग दिया गया है v, कितना है? 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, 8 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है दोस्तों। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, के ई, वो कितना होता है? 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों, m और v की वैल्यू हमें दी गई है, तो सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों 1/2 m कितना दिया गया है? 15, और v कितना दिया गया है? 8, और v की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 2 से इसे काटेंगे 4 बार, और ये 15 चौका 60, 60 गुणा 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, 60 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 480। ठीक है दोस्तों, 480 काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी का मात्रक भी क्या होता है? जूल ही होता है। ठीक है दोस्तों, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक कितना होता है? जूल। तो ये आ जाएगा 480 जूल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और मैं बात बता दूं कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी से बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो किसी वस्तु की स्थिति के कारण होती है, और उसकी वस्तु में दो ऊर्जा होती हैं, एक तो गति के कारण, एक उसकी स्थिति के कारण। तो जो गति के कारण उसमें उस ऊर्जा होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। और जो स्थिति के कारण होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी का कितना होता है? 1/2 mv²। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं m निकालने के लिए, अगर हमें रिक्वायर हुई तो। m = ½ mv² + mgh। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर, दोस्तों ऊंचाई दिया गया है तो आपको दिखाई देगा कि हमें क्या लगाना है? mgh वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उससे निहित ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा की बात करी जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है, और जी का वैल्यू हमें दी गई है। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, m कितना है दोस्तों? मास जो दिया गया है वो कितना? 11 किलोग्राम दिया गया है। तो 11 इंटू जी कितना दिया गया है? ये 9.8 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 9.8 इंटू हाइट कितनी दी गई है? हाइट दी गई है 6। तो दोस्तों अब यहाँ हमें कैलकुलेशन करनी है, आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये 3 ऑप्शन में कोई पॉइंट नहीं है, केवल इसमें पॉइंट है। तो आप जब इसकी गुना करेंगे तो पॉइंट आएगा या नहीं आएगा, ये आप चेक कर लीजिए। तो 6 की 1 में करेंगे 6 एकम 6 हो जाएगा, और 6 में 8 की गुना करेंगे तो 6 × 8 = 48, यानी कि एक अंक बाद पॉइंट आएगा, और पॉइंट के बाद क्या होगा? 8 होगा। तो आपको पूरी कैलकुलेशन ना करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ स्मार्ट वर्क काम आता है। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और इतना टाइम तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमने इससे ये यूनिट डिजिट वाले से ही हमने इसकी मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट से ही हमने पता लगा लिया कि यहाँ आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो दोस्तों मैंने बताया था फॉर्मूला आपको कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है हमारी, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। यही बताया था मैंने। तो काइनेटिक एनर्जी तो गतिज ऊर्जा है, अगर काइनेटिक एनर्जी को तो उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वाली सिचुएशन बनेगी। और जब ये वाली सिचुएशन बनेगी तो बचेगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करना है आपको, और वीडियो को लाइक करना है।
ठीक है, चलिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है यदि उसकी स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा पीई, पोटेंशियल एनर्जी हमें दी गई है 600 जूल, ठीक है, और 12 किलोग्राम यानी कि मास दिया गया है, एम दिया गया है 12 किलोग्राम। भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि एच हमें ज्ञात करनी है और जी की वैल्यू 10 रखनी है, ठीक है दोस्तों। जी की वैल्यू कितनी दी गई है 10। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, एम जी एच होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमें दी गई है 600, एम कितना दिया गया है 12, जी कितना दिया गया है 10 और एच हमें निकालना है। दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 12 पंजे होते हैं 60 और बस और कुछ बचा ही नहीं है। तो एच बराबर कितना जाएगा 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर आंसर होगा। तो 5 मीटर कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से एक साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गतिशील ऊर्जा 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। तो वस्तु का द्रव्यमान हमें बताना है। तो दोस्तों गतिशील ऊर्जा की बात करी जा रही है, गतिज ऊर्जा की यहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू 1/2 mv² होता है। अब हमें दिया क्या गया है, काइनेटिक एनर्जी दी गई है, यानी कि 120 जूल यहाँ लगा रखेंगे, हाफ लिखेंगे। m कितना दिया गया है दोस्तों, m ही पूछा गया है, m नहीं दिया है। तो v वेग दिया गया है कितना 4, तो 4 की 2 बार गुना करेंगे, 4 × 4, 4 का स्क्वायर था। तो अब देख लेंगे 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 से 120 यानी कि m हमारा आ जाएगा 120/8, ठीक है दोस्तों। ये कैलकुलेशन हमें करनी है, समझ में आ रहा है ना, मैं थोड़ा जल्दी के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस तरह। तो m है कितना हमारा 15 kg आंसर होगा, ठीक है, 15 kg, क्योंकि द्रव्यमान किस में होता है, किलोग्राम में होता है। तो दोस्तों यहाँ हम क्या है, देखिए ऑप्शन इतने अच्छे दिए गए हैं कि हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए पूछा क्या गया है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो दोस्तों किलोग्राम तो एक ही ऑप्शन था, तो हम यहाँ ऑप्शन भी लगा सकते थे, ऑप्शन टैली से भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक साइकिल की गति दुगनी हो जाए, देखिए दोस्तों गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है कि अगर किसी की गति v है तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी रही होगी, कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² रही होगी, mv²। अब v को दुगना कर दिया जाता है, यानी कि v की जगह हम क्या रखेंगे 2v करेंगे। तो जो अब काइनेटिक एनर्जी डैश में लिख रहा हूँ, डैश जो होती है वो अब कितनी हो जाएगी 2v² हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, 2v², और 2v² करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा हाफ m × 2 4 × v², ठीक है दोस्तों, हाफ v² हो जाएगा। अब देखिए, अब इसे अगर हम 4 को यहाँ से निकालते हैं, 4 × 1/2 mv², और 1/2 mv² क्या था, ये क्या काइनेटिक एनर्जी थी। तो 4 × काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेग को दोगुना करते हैं, ये वेग को दोगुना कर दिया था हमने, वेग को दोगुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात कीजिए। दोस्तों शक्ति पूछी गई है, पावर, ठीक है। और अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर क्या होती है, शक्ति, पावर जो होती है वो कार्य करने की दर होती है, ठीक है दोस्तों, कार्य करने की जो दर होती है W, और दर जहाँ भी दर का जिक्र होता है इसका मतलब ये होता है कि उसके बट्टे में या नीचे की साइड क्या होगा, समय होगा, ठीक है दोस्तों। जहाँ भी जिस भी स्टेटमेंट में दर दिया गया, दर का मतलब ही होता है कि उसे भाग करना है समय से, ठीक है दोस्तों। तो ये दिया गया है, तो अब हमें क्या निकालना है, देखिए दोस्तों या हम, क्योंकि कार्य और ऊर्जा के मात्रक समान होते हैं तो दोस्तों हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि शक्ति जो होती है, पावर, वो ऊर्जा में व्यय, जितना ऊर्जा में व्यय होता है या जितना ऊर्जा कार्य करती है, और बटे में समय, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि m दिया गया है। क्या दिया गया है, m 50 किलोग्राम। दूसरा दिया गया है 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में यानी कि t, समय तो दिया गया है 9 सेकंड। ठीक है, समय 9 सेकंड दिया गया है, 9 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, देखिए दोस्तों ऐसे इस तरह वो चढ़ रहा है, ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ। एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और ऐसी ऐसी 40 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, तो कितनी हाइट उसने कवर कर ली होगी, 15 गुना 40 कर ली होगी। तो 15 गुना 40 और ये सेंटीमीटर में दी, ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर में तो उसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम देख लेते हैं, ये 600 सेंटीमीटर आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके, या हम इसे कह सकते हैं 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। अभी पूछा क्या गया है हमसे, पावर पूछी गई है। तो दोस्तों पावर के लिए सबसे पहले हमें ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, ऊर्जा में व्यय निकालना पड़ेगा, और ऊर्जा में व्यय जो होगा उसकी पोटेंशियल ऊर्जा निकाल लेंगे हम। m दिया गया है हमें, और g का मान ये दिया हुआ है, g का मान हमें 10 लेना है, और h हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों यहाँ हम डायरेक्ट भी फॉर्मूले में रख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे रख सकते हैं कि P इक्वल्स टू ऊर्जा में व्यय mgh, और बटे में T तो आना ही आना है। तो m कितना दिया गया है, m दिया गया है हमें 50 किलोग्राम, g कितना दिया गया है 10, जो गिवन है ये इसमें क्वेश्चन में ही, और h कितना निकाला हमने 6, और बटे में कितना कर देना है हमें समय लगा देना है 9 सेकंड। ठीक है दोस्तों, 9 सेकंड का आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, कुछ कट रहा है, हाँ इसे 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी और ये 3 तिया, और 50 दूनी 100 और ये 1000, 1000 बटे 3 आ गया आंसर, 1000 बटे 3। तो दोस्तों 1000 बटे 3 को जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 333.33। ठीक है, और क्योंकि शक्ति है, और तो शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो दोस्तों ये आ जाएगा ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, 333.33 वाट। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में कहा गया है कि 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो औसत शक्ति पूछी गई है। चलिए इसमें दिया क्या गया है, m द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान कितना है 80 kg, 80 किलोग्राम का द्रव्यमान दिया गया है। दूसरा 40 मीटर यानी कि हाइट दी गई है 40 मीटर, ऊंचाई तक उठाने के लिए 50 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, 50 सेकंड t दिया गया है, 50 सेकंड। आवश्यक औसत शक्ति, ठीक है दोस्तों, p ही पूछा गया है। तो दोस्तों जब p पूछा गया है तो हम क्या लगा सकते हैं, mgh लगा सकते हैं ना, mgh, ये तो होगा ऊर्जा में ह्रास, और बटे में समय लिखा है t, पिछले क्वेश्चन की तरह हम कर रहे हैं। तो m कितना गिवन है हमारा 80, g कितना गिवन है ये दिया हुआ है, g है 10, और h कितना है, h आ गया हमारा 40। ठीक है, तो 40 40, और बटे में समय कितना है, ये लगा था हमें समय t 50। ठीक है, तो t कितना है हमारा 50। चलिए अब काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से हम इसे काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 8 अट्ठे 64, तो 640 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, 640 जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन पी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए इतने ही क्वेश्चन हैं आज इसमें। तो दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चन आज मैंने न्यूमेरिकल पार्ट फर्स्ट में कराए हैं, और अभी हम देखते हैं ये पार्ट 2 में ख़त्म होती है या नहीं। अगर 2 में होती है तो ओके, अगर नहीं होती है तो इसके हमें 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 वाले पेपर में पूछा गया था शिफ्ट थर्ड में। तो सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। देखिए सारे क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ये वाला भी ये पूछा गया था ग्रुप डी में 23/10/2018 शिफ्ट थर्ड में। तो इसी प्रकार सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल को ख़त्म कर लिया जाए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।